इक़दामात की लिए हैं इस हुकूमत ने, उसके माशी असरात क्या हैं, पाकिस्तान के माशी अशारिये जो हैं उनके ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और इस किस्म की होशरुबा चीज़ें कि पाकिस्तान के अवाम के ऊपर सिर्फ पिछले 36 घंटे के अंदर 4,500 अरब या 45,000 करोड़ रुपए का कर्जे का बोझ बढ़ गया है। जब से ये रुपए की कीमत गिरनी शुरू हुई है, तो इसके सियासी क्या मुज़मरात होंगे, इसके समाजी मुज़मरात क्या होंगे, मैं उसके ऊपर बात करने से पहले ये जरूर पूछना चाहूंगा कि ये जो पिछले 9 महीने के अंदर किया गया है पाकिस्तान के साथ, और जो पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई देखी है पाकिस्तान के अवाम ने, और ये अदादो शुमार कहीं शौकत तरीन साहब अपने घर से नहीं लेके आते हैं, ये इसी हुकूमत के इदारों से हर हफ्ते और हर महीने हमें महंगाई के अदादो शुमार मुयस्सर किए जाते हैं, और इसी हुकूमत के अपने शाया करदा अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में जितनी महंगाई नहीं हुई थी उससे ज्यादा महंगाई इस वक्त हो रही है पाकिस्तान में। उसके साथ अना परस्ती की बुनियाद के ऊपर जो फैसले किए गए, और उसके नतीजे के अंदर सिर्फ यह कि मैं बढ़ के मारूं यहां पर आके और मैं बोलूं कि जी देखो मैं आ गया हूं अब रैम्बो, और रुपया जो है अब वो डॉलर जो है 200 से नीचे आ जाएगा, तो आपने तो बढ़क मार दी, लेकिन जो उसकी वजह से हजारों पाकिस्तान में कारोबार बंद हो गए, मैं दोबारा दोहराता हूं, हजारों कारोबार बंद हो गए, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, दिहाड़ीदार मारा गया, क्योंकि आपने एक मसनूई तौर से सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए कि डॉलर का नंबर जो रिपोर्ट हो टीवी के ऊपर वो एक खास नंबर हो, उसके लिए आपने पाकिस्तान की मईशत को उस खाई के अंदर गिराया, उस तबाही के अंदर लेके गए, जहां अब ये सिर्फ माशी मसला नहीं रह गया, ये मसला पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला बन गया है। इस वक्त जहां पे खतरनाक तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, जो बैनुल अक़वामी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो सिर्फ 3 हफ्ते के ज़खायर बचे हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख की ये कम तरीन सतह है, सिर्फ एक दफा इससे पहले हम यहां आए थे, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 1998 अक्टूबर के अंदर। इस खतरनाक सूरत हाल के अंदर अब हमसे क्या मुतालबे किए जाएंगे कि पाकिस्तान को इधर निकलना है, तो जो हमें यहां से इन्होंने इनके अब जो बाहर बैरूनी आका हैं उनके सामने इन्होंने जो अपना सर झुकाना है, उसके लिए पाकिस्तान से क्या क्या मुतालबे किए जाएंगे। ये महंगाई तो बढ़नी है, उसमें तो कोई शक ही नहीं, गैस की कीमत बढ़ने जा रही है, और उसकी जो खबर है वो तो अजीब व गरीब खबर है कि जी जुलाई 2022 में से आपके बिल बढ़ाए जाएंगे। तो आपके पास जब बिल आएगा तो उसमें जो इजाफी कीमत है वो सिर्फ और 74% इजाफे की बात हो रही है, कुछ छोटे मोटे इजाफे की नहीं बात हो रही। बिजली की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल की देखें 4 दिन के अंदर उन्होंने बढ़ानी है, मुख्तलिफ अदादो शुमार आ रहे हैं, कम से कम कह रहे हैं कोई 30 रुपए बढ़ जाएगी, कोई 50 रुपए की बात कर रहा है, कोई 70 रुपए की बात कर रहा है, टैक्स नए लगने जा रहे हैं, वो तो है ही है। लेकिन माशी जो हम पे बोझ डाला जा रहा है, जो हमसे मुतालबे किए जा रहे हैं, इसके अलावा क्या मुतालबे होने हैं और उनसे कौमी सलामती को क्या खतरा आने वाला है, इन सब चीजों को देखते हुए मैं एक दो अब फिर पूछना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जवाब देगा कौम को। यह सूरत हाल पैदा हुई है सियासी इंतशार से, एक रजीम चेंज की साजिश से, और उस साजिश से पाकिस्तान को यहां पे लाके खड़ा कर दिया गया है कि मईशत उस हालत में है जो पाकिस्तान में किसी ने पहले देखी नहीं। इस वक्त जो मायूसी मुल्क के अंदर फैली हुई है किसी ने पहले देखी नहीं है आज तक, जैसी सूरत हाल बनी हुई है। कौन जवाब देगा इसका? ये और सबसे जो बदतरीन चीज, जो मजाक है कि मुल्क में बुरान इसलिए पैदा हुआ कि आपने एक जमहूरी अमल जो है, एक चलते हुए जमहूरी अमल को एक रजीम चेंज की साजिश के तहत उसके अंदर बिगाड़ पैदा किया, उसके अंदर एक गैर मुंतखब हुकूमत को लेकर आए, 156 सीटों वाले वजीर आजम को घर भेजा गया और 84 सीटों वाले को वजीर आजम बनाया गया।
اور اس انتشار کا اب ہمیں آج کل کیا کیا اثر آئی ہے؟ ہمارے سارے صحافی اس وقت کیا بات کرتے ہیں، کچھ آن ایئر مجھ سے بات کرتے ہیں، کچھ ویسے بات کرتے ہیں، او جی کیئر ٹیکر کو اب لمبا کھینچا جائے گا، 90 دن کے اندر تو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ وہ کل انہوں نے ایک زبردست بیان دے دیا، انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کرانے، لیکن اگر نہیں ہوں گے 90 دن کے اندر، یہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے بھائی جان، لکھا ہوا ہے اگر 90 دن کے اندر جان بوجھ کے آپ الیکشن نہیں کراتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے، غداری کا مقدمہ بنتا ہے، سزائے موت بنتی ہے۔ جو پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ نے کر دیا ہے، جس تکلیف سے میں جہاں پر جس وقت میں بتاؤں آپ کو جاتا ہوں، چاہے وہ اسلام آباد ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، جدھر رستے میں آتے ہوئے بیرا میں رکا وہاں پہ لوگ آ گئے، لوگ گڑ گڑا کے ہم سے کہنے خدا کا واسطہ عمران خان سے کہیں میری جان بچائیں ان لوگوں سے۔ اس ملک کی جو صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے، جو معاشی بحران پیدا کر دی ہے، اور خاص اگر میں جوڑوں اس سیاسی بحران کو اس معاشی بحران کے ساتھ، اس سے جو سماجی بحران پیدا ہو رہا ہے، جو ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہو رہا ہے، میں بار بار کہتا ہوں 1971 کے بعد سے اتنے خطرناک حالات پاکستان کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اور یاد دلانے کے لیے کہ 1971 ہوا کیوں تھا، کیونکہ عوام کے مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا، زور، طاقت اور جبر سے عوام کے مینڈیٹ کو دبانے کی کوشش کی اور آپ نے ملک کو 2 لخت کر دیا۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر اپنی قوم کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کو زور، طاقت، جبر، دھمکی، غیر قانونی مقدموں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ آج ہم نے 2 مقدمے جمع کرا دیے جی، ایک جو غیر قانونی تعیناتی ہوئی ہے پنجاب کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ کی، اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر کیس فائل کیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم نے کیس فائل کر دیا ہے، جو آئین کا انحراف کر کے جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا، اس کے باوجود کہ بڑا واضح طور پہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں کا بھی امتحان ہے، پاکستان کے آئین کے اوپر سوچا سمجھا ہوا بڑا واضح اس وقت حملہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی قوم تو کھڑی ہے اپنی جمہوریت کے پیچھے، اپنے آئین کے پیچھے، اپنے قانون ساز اداروں کے پیچھے۔ اب عدالت کی طرف سب دیکھ رہی ہے، پوری قوم عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ مایوس نہیں کریں گے پاکستان کی قوم۔ وہ وقت گزر گئے جس وقت وزن ڈال کر زور زبردستی سے فیصلے کروا دیے جاتے تھے، اور عدالتوں نے بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں آئین توڑنے کے اندر بھی شراکت دار نہیں ہیں، انہوں نے انڈورس کیا ہے، انہوں نے منظوری دی ہے آئین کو توڑنے کی۔ انشاءاللہ تعالی یہ آئندہ کبھی پاکستان کے اندر نہیں ہونے والا، اور یہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس وقت قوم کہاں کھڑی ہے، ان کو یہ بھی ادراک ہے کہ اگر اس وقت آئین توڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ملک کے لیے کیا ہوگا۔ سو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف نہیں جائیں گے، اور یہ جو بدترین معاشی بحران پاکستان کے اوپر نازل کیا گیا ہے سیاسی انتشار پیدا کر کے، یہ جو مہنگائی، بے روزگاری اور تمام تر مشکلات پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے کاروباری طبقوں کے لیے، یہ ختم ہونا شروع ہوں گی، کیونکہ پاکستان الیکشن کی طرف جائے گا۔ سب سے پہلے یہ صوبوں کے الیکشن تو ہونے ہی ہونے، اس کی تاریخ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ سے آرڈر آ جائے گا، اور وہ تاریخ آنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچے گا، ان کو جنرل الیکشن بھی اناؤنس کرنا پڑے گا، اور پاکستان ایک نئے مینڈیٹ کی طرف جائے گا۔ صاحب یہ بتائیے کہ جتنی خطرناک صورتحال آپ نے معیشت کی یہاں پر دیکھی ہے، کیا ہمیں یہ خدشہ رہا کہ پاکستان کو کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں یا جو ایجنڈا ہے اس سے ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو کس قسم کا کوئی خطرہ لاحق ہے؟ کیا یہ لوگ اس کے اوپر کوئی نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے نا، اور جتنی خطرناک کھائی کے اندر پاکستان کی معیشت کو گرا دیا گیا ہے، تو اس وقت کوئی بھی مطالبہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شری لنکا کے اندر جب انہوں نے بیل آؤٹ کرنے کے گئے تو کس قسم کے مطالبے شری لنکا کے اندر کیے گئے ہیں، اور اس سے قومی سلامتی کے اوپر کیا خدشات آتے ہیں۔ ہماری قومی سلامتی کی جو ادارے ہیں وہ بھی یقیناً اس وقت انتہائی تشویش سے دیکھ رہے ہوں گے جو صورتحال ہے۔ تو جیسے میں نے کہا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، جہاں سے کسی کو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ اس کھائی سے نکلیں گے کیسے، خاص طور پہ اگر ہم ایک نئے مینڈیٹ کی طرف نہ گئے تو کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا امکان ہے۔
यही जवाब पंजाब में भी लिया जा रहा है कि मर्दमशुमारी होगी तो इलेक्शन होगा। अगर ये जवाब बनाया जाता है तो किस हद तक आपको उम्मीद है, क्योंकि ये वो कहते हैं कि सीईसी में भी ये लेके जाएंगे, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी ये मामला लेके जाएंगे, किस हद तक आपको तवक्को है कि अदालत इस पार्लिमानी मामले में मुदाखलत करेगी? 100% करेगी, क्योंकि ये इख्तियार ही नहीं है मुश्तरका मुफादात काउंसिल की। एक सफेद झूठ भी बोला जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ये तो पहले मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ने फैसला किया था कि अगला इलेक्शन जो होगा वो नई मर्दमशुमारी के बाद होगा। पहली बात तो ये झूठ है, कभी ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर मुश्तरका मुफादात की काउंसिल कल या आज ऐसा फैसला करने की कोशिश भी करे तो वो ये फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि ये मावराए आइन फैसला होगा। आइन बड़ा वाज़ेह बात करता है। आइन कहता है कि जो भी हतमी मंजूर शुदा आपका मर्दमशुमारी है उसकी बुनियाद के ऊपर हल्काबंदी होगी, और जो भी इलेक्शन होगा जो उसके ऊपर हल्काबंदी हुई उस पर इलेक्शन होना है। तो जो 2017 के अंदर उबूरी मंजूरी दी गई थी वो हमारी हुकूमत आने के बाद उसकी हतमी मंजूरी दे दी गई। उस हतमी मंजूरी के बाद उस मर्दमशुमारी के ऊपर 2017 की मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई हल्काबंदियां कर दी। उस नई हल्काबंदियों के ऊपर एतराजात भी जमा हो गए, केसेस हाई कोर्ट के अंदर भी चले गए। ये तो मामला पिछले अगस्त सितंबर में मुकम्मल हो चुका है। तो इस वक्त कोई चीज नहीं है जो एक नए इलेक्शन को रोकती है, और ये सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत का खौफ है जो इनको ये बहाने ढूंढने पर मजबूर कर रहा है। उमर साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बाद पार्टी का सबसे अहम ओहदा आपके पास है। चौधरी परवेज ने कल जो फवाद चौधरी के हवाले से बयान दिया है, तंजिया, क्या समझते हैं वो बयान उनका गैर जिम्मेदाराना है? और अगर फवाद चौधरी 1 माह पहले गिरफ्तार हो जाते तो पंजाब हुकूमत बच जाती। आप मीटिंगों में बैठते रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि चौधरी परवेज को बयान देना चाहिए? बिल्कुल गैर मुनासिब बयान है जी। चौधरी साहब को यह बयान नहीं देना चाहिए था, और खास तौर पे इस मौके के ऊपर जिस वक्त फवाद चौधरी को गैर कानूनी तरीके से सिर्फ उसके सच बोलने के ऊपर, उसकी दलेरी के ऊपर उसको उठाया गया हो, तो ये बिल्कुल नामुनासिब था। आज अच्छी पेशरफ्त हुई है। जिस्मानी रिमांड की जो एक्सटेंशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। कल इंशाअल्लाह ताला फवाद चौधरी को बेल मिल जाएगी। चौधरी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। वी लव यू फवाद चौधरी। सलीम साहब, ये बताइएगा, एक तरफ निगरान ये जो सेटअप है इसको लंबा करने का प्लान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आपके लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, फरूख हबीब पे भी मुकदमा हुआ, तो आप पीटीआई को सर्वाइव करने के लिए क्या प्लान है जब तक निगरान सेटअप लंबा किया जा रहा है, और आप कैसे पीटीआई कैसे सर्वाइव करेगी, इस हवाले से क्या लाया मला? अच्छा, पहली बात तो ये है कि पंजाब पुलिस को जो है ना उस एफआईआर के ऊपर एक अपनी हतक इज्जत का दावा जरूर दायर करना चाहिए। वो कह रहे हैं निहत्ता फरूख हबीब जो खड़ा हुआ था, सारी सबने वीडियो दी हुई है, उस निहत्ते फरूख हबीब ने पंजाब पुलिस का फेंटा लगाया, उनसे डकैती की, उनकी तो इज्जत मिट्टी में मिला के लग दी। उन्होंने ये इल्जाम लगा के कि इतनी कमजोर बुजदिल पंजाब पुलिस है कि एक अकेला फरूख हबीब ने उनके साथ ये कर दिया। फरूख हबीब अच्छा दलेर आदमी है, और एक गैर कानूनी तरीके से हाई कोर्ट के जज के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए, आपको पता है, आप लोग बहुत सारे आप में से हाई कोर्ट को भी कवर करते हैं, 3 दफा जज साहब ने 2 टोक फैसला दिया था कि फवाद चौधरी को मेरे सामने पेश किया जाए, और जज की हाई कोर्ट की रूलिंग को, इस फैसले को की खिलाफ वर्जी करते हुए, खुल्लम खुल्ला गैर कानूनी तरीके से खिलाफ वर्जी करते हुए उसको लाहौर से बाहर ले जा रहे थे। इसलिए फरूख हबीब ने वहां पे उनको रोकने की कोशिश की थी। वो एक जज के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी को सपोर्ट कर रहा, मतलब अपनी अदलिया के साथ खड़ा हो रहा था। सिर्फ फवाद चौधरी नहीं, वो अपनी अदलिया के साथ खड़ा हो रहा था। कैसे हम करेंगे? देखो, मुझसे कल भी एक किसी ने सवाल पूछा कि जी ये तो बड़े मुश्किल हालात हैं, तो वो और भी लिस्टें बन रही हैं, तो आपको उठा लिया जाएगा। ये हमारे लिए कोई तज्जुब की बात नहीं है। जिस वक्त हम ये फैसला कर रहे थे ना असेंबलियां तोड़ने का, उस वक्त हमें लोगों ने ये कहा था कि देखें आपके ऊपर फिर जुल्म होगा। ये सामने देखते हुए, समझते हुए ये फैसला किया गया। ये जरा कान खोलकर सुन लें आप जो डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचते हुए हमने ये फैसला किया था, समझते हुए कि ये खतरा है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जाएंगी। लेकिन 2 रास्ते थे हमारे पास। एक, अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपने से खतरा बचाने के लिए हम असेंबलियां चलाते रहें और निजाम को चलते रहने देना दें, या दूसरी तरफ मुल्क डूब रहा है, वहां पे सिर्फ तहरीके इंसाफ के चंद लीडर्स की बात नहीं है, वहां असद उमर और फवाद चौधरी के सिर्फ गिरफ्तार होने की बात नहीं है, उधर 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है।
अगर उस मुस्तकबिल को बचाने के लिए हमें तकलीफ से भी गुजरना पड़ता है तो इंशाअल्लाह ताला मर्दों की तरह उस तकलीफ का भी मुकाबला करेंगे।